नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 2 के यूनिट 2 से। यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट यानी कि समकालीन कलाकार। और हम पिछले कई दिनों से लगातार कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट श्रृंखला के अंतर्गत हमने भारत के कई कलाकारों के बारे में पढ़ा, जिनमें से प्रमुख हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, अमृता शेरगिल, अनीस कपूर इत्यादि। ऐसे बहुत सारे कलाकारों के बारे में मैंने पढ़ा था। मैंने आप सभी को बताया था उन कलाकारों की जीवनी के बारे में, उन कलाकारों के बारे में। और आज हमने जिन कलाकार का चयन किया है उस कलाकार का नाम है ईश्वरी प्रसाद वर्मा। आज के हमारे कलाकार हैं ईश्वरी प्रसाद वर्मा के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के अंतर्गत आते हैं, समकालीन कलाकार के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, समकालीन कला यानी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में वो सभी कलाकार आते हैं जो कि आज़ादी के समय से, अभी बंगाल शैली के समय से लेकर वर्तमान तक अभी तक, यानी कि हम भी एक समकालीन कलाकार हैं और आप भी एक समकालीन कलाकार हैं। यानी कि आप चित्र बना रहे हैं तो आप भी एक हो गए समकालीन कलाकार, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। आपके परीक्षा में प्रश्न जो आते हैं, प्रश्न ऐसे आता है किसी एक समकालीन कलाकार के जीवनी को लिखें। तो आपको क्या करना है, जितने भी कलाकार के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया है उनमें से किसी एक कलाकार के बारे में आपको उनकी जीवनी को या उनकी कला यात्रा को प्रस्तुत करना है। लेकिन यदि आप इन सब के बारे में नहीं लिखना चाहते हैं तो जो भी कलाकार जो आपके आसपास हो, जो आपके समकक्ष हो, उसके जीवनी को भी आप चाहें तो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे कलाकार हैं ईश्वरी प्रसाद वर्मा, ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के तहत ये मेरा अंतिम वीडियो है। यानी कि ये अंतिम कलाकार आप कह सकते हैं। ईश्वरी प्रसाद वर्मा को हमने चयन किया है कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट श्रृंखला के अंतर्गत। और आपको जानकर खुशी होगी कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा भी आपके बिहार के कलाकार थे। यदि आप सभी को याद होगा तो जब मैंने कंटेम्प्रेरी आर्ट शुरू किया था, यानी कि हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी आर्ट पढ़ना जब से शुरू किया था, तो मैंने जिस कलाकार का चयन किया था, प्रथम कलाकार आपके नंदलाल बसु, वो भी बिहार के आपके मुंगेर जिले के कलाकार थे। और आज अंतिम क्लास में यानी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के इस अंतिम सीरीज में हमने जिस कलाकार का चयन किया है ईश्वरी प्रसाद वर्मा का, ये भी आपके बिहार के ही कलाकार हैं और बिहार के पटना के कलाकार हैं। तो हमने बिहार के कलाकार से ही कंटेम्प्रेरी आर्ट पढ़ना शुरू किया था और बिहार के कलाकार पर ही हम इस कंटेम्प्रेरी आर्ट का समापन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और समझते हैं ईश्वरी प्रसाद वर्मा के जीवनी को। सबसे पहले आपको लिखना है ईश्वरी प्रसाद का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1949 में। 1949 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1900 में जन्म हुआ था और 1949 में इनकी मृत्यु हुई थी। ईश्वरी प्रसाद के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप सभी को याद रखनी है, और यह है कि पटना कलम के ये अंतिम चित्रकार थे। आपको याद होगा हमने पटना कलम के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जिसे अपलोड भी किया जा चुका है, आप सभी भी देखे होंगे। तो पटना कलम जब हम पढ़ रहे थे तो पटना कलम के जो अंतिम चित्रकार थे वो चित्रकार भी आपके कौन थे, ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पटना शैली थी, जो बिहार के पटना राज्य में जन्म ली, पटना राज्य में पली बढ़ी, उस शैली के अंतिम चित्रकार भी आपके ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। इसे भी आप याद रख सकते हैं। कई बार परीक्षा में आपसे ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि पटना कलम के अंतिम चित्रकार कौन थे, तो आपको लिखना है ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना शैली के अंतिम चित्रकार थे। तो चलिए इनके हम जीवनी पर प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा की कला यात्रा कैसी थी, इनकी कला की शुरुआत कैसी हुई, इनका पारिवारिक परिवेश कैसा था। तो हम इनके जन्म से शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा है कि इनका जन्म पटना में हुआ था। पटना के पटना सिटी में एक लोधी कटरा जगह है, आप सभी शायद जानते होंगे। पटना में आप जाएंगे तो पटना में पटना सिटी एक है, पटना सिटी में एक लोधी कटरा नामक जगह है।
तो लोधी कटरा में 1900 ईस्वी में, जैसे मैंने कहा पर यहाँ पर 1900 ईस्वी में ईश्वरी प्रसाद वर्मा का जन्म हुआ था। इन्हें चित्रकला की जो है प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआती शिक्षा इन्हें अपनी माँ सोना देवी से मिली थी। इनकी माँ का नाम था सोना देवी। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। जब हमने पहले कलाकार के बारे में पढ़ना शुरू किया था यानी नंदलाल बसु के बारे में, तो उनके बारे में हमने यही जाना था कि इनकी कला की शिक्षा इनकी अपनी माँ से मिली थी। और यहाँ भी हम देख रहे हैं ईश्वरी प्रसाद वर्मा के लिए इन्हें भी जो कला शिक्षा की प्राप्ति हुई थी, इन्हें भी कला शिक्षा की प्राप्ति इन्हें इनकी माँ के द्वारा हुई थी। ईश्वरी प्रसाद के जो नाना थे उनका नाम था मुंशी शिवलाल। इनके नाना थे मुंशी शिवलाल, वो भी एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। यानी कह सकते हैं कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा के घर में ही एक कला का माहौल था, चित्रकार के घर में जन्म इनका हुआ था, जिस कारण से इनके अंदर भी कला की इच्छा जागृत हुई और कला भी ये सीख सके। इनके जैसे मैंने कहा इनके नाना का नाम था मुंशी शिवलाल, वो भी एक क्या थे चित्रकार थे। और चूँकि इनके जो नाना थे मुंशी शिवलाल, उनका कोई पुत्र नहीं था, इसी वजह से जो ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे वो अपने ननिहाल में ही रहते थे, यानी कि अपने मामा के घर ही रहते थे। और चूँकि उनका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए जो भी उनकी संपत्ति थी वो सभी और जो भी परंपरा थी वो सभी परंपरा को उन्होंने अपने नाती को सौंप दिया, यानी कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा को सौंप दिया। आप समझ सकते हैं कि जो उनके नाना थे शिवलाल प्रसाद, उनका कोई पुत्र ना होने की वजह से जो उनकी कुल की परंपरा थी, जो उनकी पैतृक संपत्ति थी, उस सभी को उन्होंने ईश्वरी प्रसाद वर्मा को सौंप दिया। कहीं कहीं आपको जो है ईश्वरी प्रसाद वर्मा के नाम में राय ईश्वरी प्रसाद वर्मा भी लिखा हुआ मिलता है। तो राय शब्द जो है इनके नाम में क्या लगा था, इनके नाम में राय शब्द भी लग गया था, यानी लिखा था राय ईश्वरी प्रसाद वर्मा। किसी किसी बुक में आपको राय ईश्वरी प्रसाद वर्मा भी मिलेगा। तो राय जो था ये क्या था, इनका एक उपाधि थी। उपाधि किसके मिली थी, ये उपाधि जो है मुंशी शिवलाल के पूर्वज कुशल चित्रकार जिनका नाम था मनोहर लाल, उन्हें मिला था। मनोहर लाल आप जब पढ़ते होंगे, जब आप मुगल काल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जहांगीर के समय में मनोहर नाम के चित्रकार थे। तो मनोहर जो चित्रकार थे, मनोहर लाल जो चित्रकार थे, उनको जो है जहांगीर की तरफ से राय शब्द की उपाधि मिली थी। तो उपाधि क्या थी, उनकी पुश्तैनी थी, यानी कि ये मिला था किनको, मनोहर को मिला था। मनोहर से ये चला गया शिवलाल के प्रसाद, शिवलाल जी से के पास गया ईश्वरी प्रसाद वर्मा के पास आ गया, यानी कि जो राय शब्द की उपाधि थी वो इनकी पुश्तैनी थी। एक परंपरा के हिसाब से इनके सभी लोगों में इनके नाम क्या गया, राय शब्द लगाया जाता था। तो कहीं भी आपको मिले ईश्वरी प्रसाद वर्मा या राय ईश्वरी प्रसाद वर्मा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। बस आपको ये याद रखना है राय शब्द जो है वो उन्हें एक उपाधि मिली थी। जहांगीर के समय जो राय शब्द की इन्हें उपाधि मिली थी, तब से इनका जो वंश था वो राय कहलाने लगा। जो ईश्वरी प्रसाद वर्मा का जो वंश था उस वंश को क्या कहने लगे, राय वंश के नाम से सभी जानने लगे। जब ईश्वरी प्रसाद वर्मा 14 वर्ष के थे तभी इनका विवाह हो गया। इनका विवाह हुआ था सुंदर देवी से, जो कि बिहार के आरा की थी। आरा आप सभी जानते होंगे, आरा छपरा उधर पड़ता है। तो आरा में सुंदर देवी नाम की स्त्री से इनका विवाह हुआ था 14 वर्ष की आयु में। और 1919 ईस्वी में, ये भी आपको तिथि याद रख सकते हैं, 1919 ईस्वी में शिवलाल प्रसाद यानी कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा के जो नाना थे शिवलाल प्रसाद, वो क्या किए, ईश्वरी प्रसाद वर्मा को कला शिक्षा में निपुण कर इस संसार से अलविदा हो गए। 1919 ईस्वी में शिवलाल प्रसाद क्या किए, शिवलाल प्रसाद वर्मा की मृत्यु हो गई, यानी कि वो दुनिया चल बसे। लेकिन इससे पहले वो ईश्वरी प्रसाद वर्मा को कला शिक्षा में निपुण कर गए थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि उन्हें कला की शिक्षा दे करके गए थे, पूरी तरह से कला शिक्षा उन्हें प्रदान करके गए थे। उसके बाद क्या हुआ, जो ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे उन पर पूरे परिवार का बोझ लद गया। यानी कि जैसे कि मैंने कहा है कि इनके कोई मामा नहीं थे या अपने नाना क्या रहते थे,
जब नाना की मृत्यु हो गई तो पूरे परिवार का बोझ ईश्वरी प्रसाद वर्मा के कंधे पर आ गया। तो वे उसके बाद क्या किया, परिवार का बोझ चलाने के लिए, परिवार को संभालने के लिए वे अपने पिता फकीर चंद लाल के पास हावड़ा पहुंच गए। ईश्वरी प्रसाद वर्मा के पिताजी का नाम था फकीर चंद लाल, ये भी आप याद रख सकते हैं। ईश्वरी प्रसाद वर्मा के पिताजी थे फकीर चंद लाल, जो कि हावड़ा में रहते थे। हावड़ा पहुंच गए, लेकिन वहां पर भी पिता और पुत्र में मनमुटाव से फकीर चंद ने संन्यास ले लिया। जब वहां पर गए तो वहां पर भी ईश्वरी प्रसाद वर्मा और फकीर चंद जो उनके पिताजी थे उनमें मनमुटाव होने लगा, और फिर जो फकीर चंद यानी कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा के जो पिताजी थे वो क्या किए, वो संन्यास ले लिए। इसके बाद तो इनके ऊपर तो और बोझ आ गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तो इनके मामा के घर का बोझ था और इनके अपने परिवार का ही बोझ आ गया। ईश्वरी प्रसाद वर्मा के 3 पुत्र थे, 3 पुत्र, इनकी माता, दादी और पत्नी के अचानक बोझ मिलने से क्या किए कि वो तिलमिला उठे, वो क्रोधित हो गई। कह सकते हैं कि एकाएक किसी पर बोझ मिलता है तो व्यक्ति जैसे परेशान हो जाता है, वैसे भी ईश्वरी प्रसाद वर्मा भी परेशान हो उठे। लेकिन उस समय इनके एक मित्र थे जिनका नाम था काशीनाथ। तो काशीनाथ ने इनकी सहायता की, इनकी हेल्प की, और इनके जो गृहस्थी है, इनके जो घर पर है, उसके बाद इनका आगे बढ़ा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जब किसी पर विपत्ति आती है तो सबसे पहले मदद करने के लिए आपके मित्र ही आगे आते हैं। तो यहाँ भी हमने देखा, जब ईश्वरी प्रसाद वर्मा पर ऐसा पारिवारिक बोझ पड़ा तो इनकी सहायता करने के लिए इनके मित्र जो है आगे आए और इनकी सहायता की। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मथुरा में जो है, जब ईश्वरी प्रसाद वर्मा आगे बढ़े तो मथुरा में सेठ लक्ष्मण दास से इनकी भेंट हुई। ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो थे क्या थे, एक चित्रकार तो थे ही, और चित्रकार के साथ साथ ये क्या थे, कुशल सितार वादक भी थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा एक चित्रकार तो थे ही, यानी कि पेंटिंग तो बनाते ही थे, पेंटिंग बनाने के साथ साथ एक कुशल सितार वादक भी थे, कुशल सितार भी बजाते थे। तो जो सेठ लक्ष्मण दास जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी, तो सेठ लक्ष्मण दास ने ईश्वरी प्रसाद के गुणों से प्रभावित होकर चित्रकार के रूप में उन्हें अपने यहाँ रख लिया। यानी कि जो सेठ थे जिनका नाम लक्ष्मण दास था, जब ईश्वरी प्रसाद को गुणों को देखे, यानी कि वो चित्रकार भी थे और कुशल सितार वादक भी थे, जब इतने सारे उन्होंने गुणों को देखा तो उनके गुणों से प्रभावित होकर वो अपने यहाँ चित्रकार के रूप में नौकरी पर रख लिए। जैसे आप सब इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, जो भी सेठ होते थे या जो भी राजा महाराजा होते थे, वे अपने संरक्षण में चित्रकार को, संगीतकार को अपने यहाँ रखते थे, यानी कि उनकी कला से प्रभावित होकर वो अपने यहाँ उन्हें नौकरी पर रख लेते थे। उसी तरह हमने यहाँ देखा, ईश्वरी प्रसाद वर्मा के गुणों से प्रभावित होकर जो सेठ थे जिनका नाम था लक्ष्मण दास, उन्होंने ईश्वरी प्रसाद वर्मा को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। और जब तक सेठ की मृत्यु हुई, यानी जब तक सेठ जी जिंदा रहे, उस समय तक ईश्वरी प्रसाद वर्मा क्या किए, मथुरा में रहे और मथुरा में लगातार वो नौकरी करते रहे। लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात वो पुनः फिर पटना वापस लौट आए, यानी पुनः अपने ननिहाल पटना वापस लौट आए। ईश्वरी प्रसाद वर्मा जब वहाँ से पुनः पटना वापस लौट आते हैं तो इनके साथ फिर से वही रोजगार की समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि पटना में उस समय कोई रोजगार था नहीं। तो फिर वो क्या किए, वहाँ से पुनः वो फिर कलकत्ता चल दिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कलकत्ता में उस समय बंगाल शैली का बोलबाला था और चित्रकार अवनीत नाथ ठाकुर उस समय बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे। क्योंकि ईश्वरी प्रसाद वर्मा चित्रकार तो थे ही, तो उन्होंने वहाँ जा कर के अवनीत नाथ ठाकुर से मिले और अवनीत नाथ ठाकुर के यहाँ वो क्या किए, नौकरी करने लगे। अवनीत नाथ ठाकुर ने उनकी कला से प्रभावित होकर के, उनकी चित्रकला से इम्प्रेस होकर के उन्होंने अपने यहाँ उनको नौकरी पर रख लिया, जॉब पर रख लिया और अपनी पोती की कला शिक्षा उनसे दिलाने लगे। यानी कि आप कह सकते हैं, जो अवनीत नाथ ठाकुर के जो पोती थी उसको कला सिखाने के लिए, उसको कला की शिक्षा देने के लिए किसको रखा गया, ईश्वरी प्रसाद वर्मा को वहाँ पर नौकरी पर रख लिया गया। उसके बाद अवनीत नाथ टैगोर के सफल प्रयास से ईश्वरी प्रसाद वर्मा ने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता में
भारतीय लघु चित्रकला के विशेषज्ञ अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। यानी कि आप कह सकते हैं जब ईश्वरी प्रसाद वर्मा और नीलनाथ के पोती को पढ़ा रहे थे तो उनकी कला से प्रभावित होकर के, उनकी कला को समझ करके जो चित्रकार और नीलनाथ ठाकुर थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता में भारतीय लघु चित्रकला यानी कि इंडियन मिनिएचर पेंटिंग में एक विशेषज्ञ के रूप में, एक अध्यापक के रूप में इनका नियुक्त किया। इनका नियुक्ति कहाँ हुआ था आप याद रख सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता में ये इंडियन मिनिएचर पेंटिंग के विशेषज्ञ के रूप में, स्पेशलिस्ट के रूप में इनका नियुक्ति किया गया, जहाँ पर उन्होंने यूरोपीय कला का अध्ययन कर बड़े बड़े तैल चित्र बनाए। क्योंकि उस समय यूरोपीय कला का बोलबाला था, तो जब वहाँ पर वो शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए तो उन्होंने यूरोपीय कला का अध्ययन किया और यूरोपीय कला का अध्ययन करके बहुत ही बड़े बड़े चित्रों का उनके द्वारा निर्माण किया गया। वो तो निर्माण किए, उसके बाद उसके साथ ही साथ पुनः वो पटना वापस लौट आए और पटना में उन्होंने जो पटना शैली उस समय चल रही थी तो पटना शैली के चित्र भी इनके द्वारा निर्मित किया गया। इन्होंने पटना कलम के यानी कि पटना कलम, पटना शैली, कंपनी शैली, जैसे मैंने कहा था एक ही शैली को कहा जाता है, जिन्होंने पटना कलम के हाथी दांत तथा अभ्रक के परतों पर इन्होंने चित्रकारी की। कंपनी शैली के चित्रों के विषय की तरह ही ईश्वरी प्रसाद के चित्रों के विषय भी लोक जीवन से संबंधित ही रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो पटना कलम के जो चित्रों के विषय थे यानी कि लोक जीवन था, तो वही विषय जो है ईश्वरी प्रसाद वर्मा के चित्रों में दिखाई देता है। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि पटना कलम के अंतिम चित्रकार थे। ईश्वरी प्रसाद वर्मा को पटना कलम के अंतिम चित्रकार के रूप में माना जाता है। जब इनकी मृत्यु हुई 1949 में यानी 1949 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के साथ ही पटना कलम भी नष्ट सा हो गया यानी कि विलुप्त सा हो गया। आप कह सकते हैं 1949-50 के समय आसपास पटना कलम जो है समाप्त हो गया था। इन्होंने जितने भी चित्र बनाए हैं ईश्वरी प्रसाद वर्मा के चित्रों की यदि हम कलेक्शन की बात करें तो इनके चित्र भारतीय संग्रहालय जो कि कलकत्ता में है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, उसके अलावा भारत भवन जो कि वाराणसी में है, इसके साथ ही साथ बिहार राज्य कला दीर्घा पटना, पटना म्यूजियम, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी संग्रहालय लंदन तथा ब्रिटिश संग्रहालय लंदन इत्यादि में इनके चित्रों को संग्रहित किया गया है। आप याद रख सकते हैं जितने भी मैंने म्यूजियम का नाम बताया, जैसे कि भारतीय संग्रहालय यानी कि इंडियन म्यूजियम जो कि कोलकाता में है, भारत भवन जो कि वाराणसी में है, इसके साथ ही साथ पटना म्यूजियम जो कि पटना में है, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो कि लंदन में है, ब्रिटिश संग्रहालय ये भी लंदन में है। तो ऐसे चित्रों इतने सारे म्यूजियम हैं, इन सभी म्यूजियमों में ईश्वरी प्रसाद वर्मा के चित्रों को संग्रहित किया गया है, चित्रों को रखा गया है। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सीरीज के अंतर्गत अंतिम चित्रकार यानी कंटेम्प्रेरी आर्ट का ये अंतिम वीडियो था और अंतिम चित्रकार के रूप में पटना कलम के अंतिम चित्रकार राय ईश्वरी प्रसाद वर्मा के बारे में हमने जाना। हम अगले वीडियो में बीएड प्रथम वर्ष के ईपीसी 2 के बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।